और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सैलरी से। तो सैलरी के अंदर ये अपन को बोल क्या रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि एक्स है जो रिटायर हो गया है आरबीआई से, मतलब अच्छी बात है। और ये रिटायर हुआ है 30/3/2023 को। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसके रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें थी, तो मतलब उसके रेम्यूनरेशन में ये चीज़ें थी। उसमें अपन को दी हुई है बेसिक सैलरी, जिसमें ये आ गया इसका ग्रेड पे एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 4000 ऑन 1/1/2023। मैं चलो ठीक है, बट मजे की चीज़ है उसने यहाँ पे जॉब छोड़ दी थी। यहाँ पे इसने जॉब छोड़ दी तो मतलब इसका जो 2024 में जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था वो शायद मिलेगा नहीं इसको अब। मतलब रिटायर हो गया तो जॉब नहीं छोड़ी थी। अब इसके बाद में लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस ऑफ 25% ऑफ बेसिक सैलरी, जिसमें से 40% वॉज द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, यानी मतलब 60% इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, और जो 40% जो बच गया है वो 40% है अपने लिए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को मिल रहा है 3000 रुपये पर मंथ का, कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। अब उसके बाद में वो बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको मिल रहा है, कितने का, इसको मिल रहा है दिल्ली के अंदर, इसको घर मिला हुआ है जो कि ओन करता है एम्प्लॉयर, यानी आरबीआई ओन करता है, दिल्ली में मिला हुआ है विद फर्नीचर, मतलब सबसे बेस्ट केस इसको मिला है जो अपन को पढ़ना चाहिए। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन दिल्ली और फर्निश्ड, जिसमें फर्नीचर की कॉस्ट थी 80,000 रुपये, और इसको कुछ एम्प्लॉयर को 5 साल पहले खर्चा होता है, अपने से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। वो अपने आगे आता है, वो कहते हैं ऑन रिटायरमेंट उसको पेंशन मिलती है, फिक्स्ड पेंशन मिलती है, वो है 18,000 रुपये पर मंथ की। कम्यूटेड पेंशन 18,000 रुपये पर मंथ, टैक्सेबल। 40% ऑफ हिस पेंशन वॉज कम्यूटेड, ये थी इसकी अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल होती है, यानी जो भी पेंशन मंथली मिलती है ये होगी पूरी की पूरी टैक्सेबल। तो ये तो मेरे लिए यहाँ पे आंसर सीधा आ गया। अब वो बोलते हैं कि उसको कम्यूटेड पेंशन में मिले, कम्यूटेड पेंशन बोले तो लम सम उसको भी कुछ पैसा मिला है एक साथ, उसके एक हाथ में अब उसको एक पैसा मिला है। इसका क्या सीन रहता है, मैंने बोला इसका सीन वो रहता है रिसीव्ड अंदर, रिसीव्ड विद ग्रेचुइटी विदाउट रिसीव्ड ऑफ ग्रेचुइटी, वो वाला केस इसमें लगेगा, वो अपने देखते रहेंगे, ठीक है। अब वो बोलता है कि 40% ऑफ पेंशन वॉज कम्यूटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सम ऑफ 5,40,000 वॉज पेड इन ल्यू देयर ऑफ, मतलब जो लमसम का जो मेरे को पेमेंट का अमाउंट मिला था वो मेरे को मिला था 5,40,000 रुपये का, मैंने बहुत अच्छी बात है। अब अपने नीचे है वो बोलते हैं जेड ऑल्सो रिसीव्ड अ सम ऑफ 2,96,000 एज एन अनअवेल्ड लीव ऑफ 222 डेज, 222 डेज, यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये अपने लिए लीव एनकैशमेंट, और लीव एनकैशमेंट का अपन किसमें निकालना कैलकुलेशन। ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ लीव ऑफ 36 डेज, 36 डेज, मैंने बोला था मैक्सिमम इन अ ईयर 30 ही अलाउड होती है, तो ये अपने यहाँ पे लेंगे 30। उसके अंदर से टोटल सर्विस पीरियड वॉज 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो मतलब मेरे लिए तो ये है 28 ईयर्स। तो इसका अपने कितना करेंगे, ये अपने होगा 30 × 28, जो भी अपना अमाउंट आएगा वो अपन को पता चल जाएगा। पर इसका कुछ काम पड़ेगा नहीं अपन को, क्यों, क्योंकि अपन को ये दिया हुआ है पहले से ही अनअवेल्ड लीव का, तो अपना डायरेक्ट सॉल्विंग होगा। उसके बाद में अपन को लिखा हुआ आफ्टर रिटायरमेंट जेड वेंट टू इज होम टाउन इन असम एंड ऑक्यूपाइड हिज ओन हाउस, मतलब ठीक है। द एम्प्लॉयर गिव हिम 5 tickets ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट, each worth rupees 23,000. The ticket were meant for Zed, his wife, 3 children. One of the children was 8 years old. ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि एल लगेगा क्या, लीव ट्रेवल अलाउंस, तो एल के अंदर भी अगर मेरे को एयर इंडिया की टिकट मिल रही है मैंने, ठीक है, 23,000 रुपये की मिली, ठीक है। बट इसके अंदर जेड तो आएगा, इसकी वाइफ भी आएगी और इसके 2 चिल्ड्रन आ सकते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ तेरे वाले में भी है। हाँ ठीक है, फिर मैं तेरे को कल दिलाऊंगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है अपन को, ठीक है। और अब उसके बाद में बोलता है कि इसको और भी इनकम मिली हुई है, इसको मिली हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिली है, इसको गिफ्ट्स भी मिले थे, मतलब आईएफओएस भी है, इसमें इसको गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स भी मिले थे 93,000 की, तो हो गए पूरे पूरे एग्जाम, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। और अपन को मिलता है इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, मतलब क्लबिंग भी लगा दो, मतलब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अपने सामने एक रेडी है, सैलरी विद टोटल इनकम का क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले तो अपने सैलरी का पार्ट ही निकालेंगे, ठीक है। तो सैलरी के अंदर वो मेरे को बोलता है बेसिक सैलरी इसकी 32,000 रुपीज पर मंथ, और
इसको ये था, इसने रिटायरमेंट कब लिया? मैंने बोला 30/6 को लिया है, तो इसने टोटल कितने महीने काम किए होंगे? मैंने बोला अप्रैल, मई और जून, बस 3 महीने ही इसने काम किया है। 3 महीने के बाद तो इसने छोड़ दी होगी नौकरी अपनी। तो बस अपन इसको बस 3 महीने की ही सैलरी इस पे टैक्सेबल बनाएँगे। तो मैंने बोला इसके पहले तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल, इसकी बेसिक सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के आगे मैंने लिख दिया इसकी 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, कितना हुआ फटाफट बताओ? मैंने बोला 96,000 रुपीज़, तो ये आ गए इसके यहाँ पे। अब मैंने इसको बोल दिया डियरनेस अलाउंस इसको मिला हुआ है 25% ऑफ बेसिक सैलरी का। मैंने ठीक है, डीए इक्वल टू 25% ऑफ बेसिक। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही अमाउंट जो आएगी 96,000, इसका 25%, कितना हुआ? 96 का 25%, मैंने बोला 24,000 रुपये। ये अपने लिए हो गई ये टैक्सेबल। अब अपने बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की, 3,000 रुपये पर मंथ। और इसको ये कब तक मिली होगी? मतलब जब तक काम किया, ये भी 3 महीने के लिए मिली होगी। तो ये अपने लिए आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये है अपने लिए कब से कब तक? 3,000 रुपये पर मंथ, और 3 महीने के लिए मिली, यानी 3,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9,000 रुपीज़। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की। इसके अंदर भी इसने एक बहुत अच्छी चीज़ अपन को पता चली थी, जिसके अंदर इसने अपन को लिखा हुआ था आफ्टर रिटायरमेंट जेड वेंट टू हिज होम टाउन इन असम। अच्छा ठीक है, ये इसका मतलब इसमें कोई एलटीसी का हिंट भी दे रहा था, नहीं दे रहा था, देखते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जेड वेंट टू हिज होम टाउन, मतलब उसने जो, मतलब इसको यहाँ पे जो ये रेंट फ्री वाला जो घर मिला था ना, जिसको ये रेंट फ्री वाला घर मिला था, मतलब ये छोड़ दिया होगा और अपने घर चला गया, वहां पे रहने लग गया। इसका सीधा हिट यही है कि RFA ये भी सिर्फ 3 महीने के लिए ही निकालेंगे। और अपन ने जब RFA किया था ना, तो RFA में अपने क्या करते थे? RFA में अपन टोटल ईयर को 2 पार्ट में बांटते थे। पहला 1/09/2023 से पहले और उसके बाद में। इसके अंदर जो मैक्सिमम अपना मतलब जो रेट थे वो अलग थे, उसमें रेट बदल गए थे फाइनेंस एक्ट के द्वारा, क्योंकि अमेंडमेंट्स आ गई थी। तो मैंने बोला पहले के 3 महीने ही था ये, कब कब? अप्रैल, मई और जून, बस ये 3 महीने ही था, तो ये इसी पीरियड में आएगा। तो मेरे लिए ये वाला केस तो हो गया इररेलेवेंट, मेरे को तो बस इधर ध्यान देना है। तो आओ देखें, ये बोला था कि जो RFA मतलब उसको कैसे मिल रहा है, ये जो ओन्ड था एम्प्लॉयर का और था दिल्ली में। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखनी है? मैंने बोला वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ RFA। क्यों? इसके अंदर मैंने बोला इसके अंदर पहले डालनी है एक अजम्पशन, और अजम्पशन क्यों डालनी है? मैंने बोला अजम्पशन इसके लिए डालनी है क्योंकि ये रहता है दिल्ली, और मेरे को दिल्ली की पॉपुलेशन दी नहीं। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, तो मैंने अजम्पशन ली कि दिल्ली हैज़ पॉपुलेशन मोर देन 25 lakhs। ये मेरी अजम्पशन है, अपने कम भी लिख सकता है पर अपनी मर्जी है भाई। मैंने एक जनरल बेसिस पे कॉमन सेंस लगा के एक अजम्पशन ली, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली बड़ा शहर है, बड़े शहर के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो अगर 25 लाख से पॉपुलेशन ऊपर है और केस है मेरा ओन्ड का, तो मेरी कितनी टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए? मैंने बोला 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी बोले तो सैलरी होती है बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पे टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से थे? मैंने बोला डीए, मेरा डीए तो इधर आ गया, कोई बात नहीं। और दूसरा मेरे को मिल रहा था एंटरटेनमेंट अलाउंस। यही दो मेरे लिए वो थे। बोनस मेरे लिए कुछ है नहीं, कमीशन मेरे लिए कुछ है नहीं, बेसिक पे निकाल चुका हूँ। तो आओ करें, एक सेकेंड, इसकी टोटल सैलरी मेरे पास कितनी आ रही है? एक बार इसका एक बार टोटल निकालना। 96,000 प्लस 24,000 प्लस 9,000, मैंने बोला 129,000 ये इसकी आ रही है सैलरी। इसका 10 नहीं सॉरी 15% होगा मेरे लिए टैक्सेबल। ठीक है, तो 129 का 15%, तो RFA मेरे लिए आ गया RFA इज इक्वल्स टू 129,000 का 15%, और इसका जो अमाउंट आएगा वो मेरे लिए आ जाएगा इधर 19,350 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं अपन, तो इसी जगह मिल जाए मेरे को काम करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे। ओ ठीक है, वेरी गुड। एक चीज़ बढ़िया रह गई थी ना कि इसको मिला था फर्नीचर की कॉस्ट भी थी, इसको फर्निश्ड घर मिला था। तो फर्निश्ड घर के लिए अपने क्या करते हैं?
मैंने बोला ऐड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 80,000 रुपए का, 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000। तो वैसे तो अपने लिए टोटल आरएफए कितना बनना चाहिए, अपन दोनों इनका बनना चाहिए टोटल, तो अपने इसका टोटल एरिया लिख लेते हैं 19,350 प्लस 8,000 रुपए, दैट इज 27,350। ये अपने लिए बन जाएगा यहाँ पे टोटल आरएफए 27,350 रुपए। ठीक है, तो अपने पॉइंट मिस भी हो गया, तो अपने इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई बढ़िया चीज़ है, अपने ने कर लिया। अपने नीचे आता है, अब इसमें लिखते हैं पेंशन। पेंशन मेरे को 18,000 रुपये पर मंथ डायरेक्ट दिख रही है, तो मेरे को मतलब पर मंथ आ रही है, तो मेरे को कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आंखों पे पट्टी बांध के मेरे को डायरेक्ट टैक्सेबल लिखना है। वो लिखूंगा अनकम्यूटेड पेंशन, दैट इज 18,000 रुपये इंटू कितना, मैंने रिटायरमेंट मेरे को अगर जून में मिली है, तो फिर मेरे लिए जुलाई से लेके मार्च तक का जो टाइम होगा वो मेरा रिटायरमेंट टाइम है, मतलब इस साल के लिए, अगले साल से तो मैं रिटायर्ड ही हूँ, पर इस साल के लिए तो मेरा यही है। तो इसमें महीने कितने हुए, मैंने बोला 9। क्यों, क्योंकि 3 महीने मैंने काम किए प्लस 9 महीने, टोटल 12 हो गए। मैंने चलो ठीक है, तो 18,000 रुपये इंटू 9 महीने का, 18,000 इंटू 9, तो ये हो गया 1,62,000। हाँ बस इतना ही। ठीक है, अपने इतना आगे आ गए हैं। अब अपन ने देखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था कि पेंशन मिली है, उसको लमसम भी मिली है 5,40,000 की, जो कि है 40%, तो कितना टैक्सेबल होगा। मैंने आओ नीचे लिखो वर्किंग नोट 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, और उसमें लिख देना कम्यूटेड। अभी भाई राइटिंग को प्लीज़ एक बार इग्नोर करना, अभी टाइम नहीं है अपने पास में कि राइटिंग को मैं कुछ करूँ। और इसमें अपने लिखे कि मेरे को मिला कितना, तो मैंने बोला मेरे को अमाउंट मिली है 5,40,000 रुपये, तो इसमें लिखते हैं एक्चुअल रिसीव्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,40,000 रुपीज़। इसमें मैंने लिख दिया लेस लोअर ऑफ, नहीं ये लेस ही आएगा डायरेक्ट ही, सॉरी, लेस अपने लिए डायरेक्ट ही हो। ये रिसीव्ड इन ग्रेचुटी है, विदाउट रिसीव्ड इन ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी इसको नहीं मिली ना, तो इसके लिए ये होगा 1/2, 1/2 इंटू फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। और फुल वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है, तो मैंने बोला फुल वैल्यू ऑफ पेंशन है 5,40,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मैंने की है 40% की, ये रही 40% मैंने कम्यूटेशन करी है, तो इसका कितना आंसर आया, 5,30,000 40%, मैंने बोला 13,50,000 रुपये आया है इसका अमाउंट। इसका मेरे को यहाँ पे लेना है हाफ, तो मैंने लिया हाफ, इसको मैंने कर दिया डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया मेरे लिए 675,000, तो मेरे लिए टैक्सेबल आएगा आंसर नील। तो मेरे लिए पेंशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे भी अगर लिखूँ, तो कम्यूटेड पेंशन जो मेरे लिए टैक्सेबल होगी वो होगी मेरे लिए नील। ऐसा लिख के आना, अच्छा लगेगा सामने वाले को कि हाँ भाई बंदे ने मेहनत करी है, और जहाँ जहाँ पे काम करो ना वहाँ पे अपन को वो देते रहना है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया वर्किंग नोट 1, या हमने लिख दिया वर्किंग नोट 2, ऐसा रेफरेंस भी देते रहना, तो अपने प्रेजेंटेशन स्किल भी सही हो गई। अब अपने यहाँ पे नीचे आते हैं और बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। ठीक है, ऑल्सो रिसीव, ये तो आओ लीव एनकैशमेंट देखें, तो ये मेरे लिए आ गया वर्किंग नोट 3, दैट इज लीव एनकैशमेंट। ये कैसे निकलेगी, मैंने बोला एक्चुअल कितने मिली मेरे को, अमाउंट भूल गया, 296,000 लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी मैक्सिमम 25 लाख रुपीज, सी एवरेज सैलरी इंटू 10, तो मेरे लिए एवरेज सैलरी क्या है, मैंने बोला मेरे लिए एवरेज सैलरी है 1 लाख इतना। आरएफए के अंदर सैलरी क्या थी, मैंने बोला आरएफए में सैलरी थी डीए प्लस आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, बस इतनी ही। ठीक है, तो इसके लिए मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए बनेगा डीए तो मेरा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट कितना है, मैंने बोला 40% है,
और मिला कितना है मेरे को, 96,000 रुपी नहीं, 96,000 का 25%, 24,000 रुपये मेरे को हर महीने मिलता है। नहीं, ये ये अपना एक्चुअल 3 महीने का था। तो 24,000 रुपये, इसका मेरे लिए आ जाएगा ये 40%। 24,000 का 40%, तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट फॉर 3 महीना, मतलब ये 3 महीने का टोटल अमाउंट है, ये याद रखना। 3 महीने का टोटल अमाउंट आ रहा है 9,600, और साथ में ये मेरे लिए बेसिक सैलरी है इतनी, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं। 96,000 प्लस 9,600, 1,05,600 डिवाइडेड बाई 3 महीना, मतलब मेरे लिए एवरेज सैलरी जो आ रही है, मेरी एवरेज सैलरी आ रही है, वो आ रही है बेसिक प्लस डीए, क्योंकि मैंने पहले ही 3 महीने के जोड़ लिए थे, उसको अब मेरे को डिवाइड बाय 3 मंथ्स करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 महीने का एवरेज सैलरी, मतलब एक महीने की एवरेज सैलरी वो आ रही है मेरे पास 35,200 रुपीज़। इसको मेरे को लेना है इंटू 10 करने के लिए, ताकि इसका आंसर निकले सी का। तो ये मेरे लिए हो गई 35,000 इंटू 10, 3,52,000 रुपीज़ मेरे लिए होंगे मैक्सिमम एग्जाम्प्ट, मतलब ऐसे इसमें सी के इसमें। और डी के अंदर होता है बैलेंस लीव क्रेडिट। तो डी पॉइंट का कैलकुलेशन क्या है, तो डी पॉइंट का कैलकुलेशन है 222 अनयूज लीव्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी 35,200 डिवाइडेड बाय 30 डेज। इसका आंसर कितना आया, मैंने बोला 35,200 इंटू 222 डेज डिवाइडेड बाय 30, इसका आंसर आ रहा है 260,480। ये आ गया 260,480। तो मैक्सिमम मैं डिडक्शन ले सकता हूँ 260,480 का। लोअर ऑफ ऑल करना तो लोअर यही था। अब इसको अपने करते हैं माइनस, 296,000 लेस ये, तो आंसर आएगा मेरे पास 35,520 रुपीज़ का। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट 3 लीव एनकैशमेंट, ये है मेरे लिए 35,520। ओके, अब अपने बात करते हैं इसकी, जो अपने आ गए हैं अपने एक्चुअली लास्ट केस में। वैसे इस केस का, इस लाइन का कोई काम ही नहीं था। क्यों, क्योंकि इसने पहले मेरे को लीव दे दी थी और मैंने उसको डिवाइड बाय 30 करके उसको अपने ले आए। तो चलो ठीक है, ये अपने लिए था सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इसका अपन अब आगे किया, अब अपने आते हैं नीचे आफ्टर रिटायरमेंट। अपन इसका भी यूज ले लिया, अब अपने आते हैं लास्ट चीज पे। तो वो कहता अपन को एम्प्लॉयर ने उसको टिकट दी है एयर इंडिया की फ्लाइट की, ईच, ये याद रखना, इसने मेरे को स्पेसिफिकली बोला ईच वर्थ 23,000, मतलब सारे बच्चों की, सबके सब बच्चों की, मतलब बच्चों की सॉरी, बच्चे की, बीवी की, खुद की, सबकी एक एक की कीमत 23,000 रुपए है। वो ईच अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, मैं सिर्फ अगर एल टी सी पकड़ के इसको समझू, अज्यूम यहाँ पे, अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि दिस इज अ एल टी सी, कि हमको एक लीव ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है, अपने इसको ऐसा मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को उसने क्लियरली बोला नहीं है, पर मेरे को हिंट उसका क्वेश्चन से ये आ रहा है। तो जहाँ पे भी चीज समझनी है वहां पे यूज करना अज्यूमिंग द टिकट प्रोवाइडेड आर एल टी सी, लीव ट्रेवल कंसेशन या फिर लीव ट्रेवल अलाउंस, या मतलब एल टी ए, कुछ भी बोलते हैं ना, सेम चीज होती है। इसके अंदर मैंने बोला था फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली का मतलब होता है सेल्फ, स्पाउस और आपके 2 बच्चे। अब इनमें से किसी का भी एक ले लो, मतलब आपके अगर 3 बच्चे हैं तो जो भी आपके 2 फेवरेट उनका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या था, इसमें बच्चे हैं उनके 3, और मेरे को ये भी नहीं बता रखा इन्होंने कि क्या बच्चा अक्टूबर 1988 से पहला पैदा हुआ था। मैंने बोला नहीं। तो मेरे लिए इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, 1 चाइल्ड ऑफ 8 years old, मेरे को क्या करना। क्यों, क्योंकि मैं 2025 में हूँ, 2025 के अंदर भी अगर मैं मानूँ 2025 के अंदर कोई 8 साल का है तो वो 2017 में पैदा हुआ होगा, मतलब लेट पैदा हुआ है। तो मेरा वो वाला केस भी नहीं लग सकता। तो मेरे लिए 2 बच्चे हैं मीठी खीर, एक बच्चा है बवासीर, एक बच्चे का पैसा टैक्सेबल 23,000 रुपये ऐड कर देना। लीव ट्रेवल अलाउंस या कंसेशन, कुछ भी बोल दो, इसको लिख देना 23,000 रुपये। ये है। अब इसको अपने निकालेंगे, 1 सेकंड रुकना, तो थोड़ा सा और नीचे पुश कर दें।
अब इसकी निकालते हैं टैक्सेबिलिटी, मतलब इसका टोटल क्या हुआ, इसकी टोटल वैल्यू क्या आई है अपने लिए उसकी। तो अपन को बस ये एक कॉलम बनाना है, इसका अपन को देखना है टैक्स करने के लिए, और इसको छोड़ देना है। आओ इसको प्लस कर दो, मैंने बोला 96,000 प्लस 24,000 रुपये प्लस 9,000 रुपये प्लस 27,350 प्लस 1,62,300, 1,62,000 ये प्लस 35,520 प्लस 30,000। आंसर आया मेरे पास 3,76,870। इसमें से मैं सबसे पहले लूँगा 16(1), इसमें मैंने ले लिया सेक्शन 16(1) का डिडक्शन, तो वो मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड 50,000 रुपये। क्यों एक्चुअल या 50,000 जो भी लोअर हो, मैंने बोला 50,000 कम है तो मैंने 50,000 माइनस किया, मेरे लिए आंसर आ गया 326,870। अब देखो इसमें क्या था, एक अपन को मिला था एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैं माइनस कर सकता हूँ अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो। इसने मेरे को बोला है ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पर उसके हिसाब से क्या है, इसने मेरे को ये नहीं बताया कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। क्यों, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इसकी मतलब इसको जो पेंशन मिल रही है वो भी नॉट टैक्सेबल होती। इस केस में फिर इसको जो लीव एनकैशमेंट मिल रही है वो भी नॉट टैक्सेबल होती। और इस केस में जो आरएफए आ रहा है इसके अंदर फिर ये मेरे को देता लाइसेंस फी, कि लाइसेंस फी क्या आती है, और लाइसेंस फी नहीं आ रही तो मैंने इसको ये मान के काम किया पूरे क्वेश्चन को कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अपन फिर उसका भी डिडक्शन नहीं लेंगे सेक्शन 16(2) का, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। और अपना आंसर अपना यहाँ पे लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ये है। अब अपन को निकालनी है इसकी टोटल इनकम, तो आओ टोटल इनकम निकालते हैं, इधर निकाल रहा हूँ एक बार साइड में ही, ठीक है। यहाँ नीचे ले जाएं, चलो नीचे लेते हैं, अच्छा से एक पेज पे पूरा आता रहेगा। टोटल इनकम कंप्यूटेशन फॉर मिस्टर जो भी इसका नाम हो, मैंने नाम ही नहीं देखा बंदे का, और ये है इसकी रुपीस। ऐसा एक कॉलम बनता है, इसके अंदर अपन को लिखना है इनकम फ्रॉम लीव एनकैशमेंट में डीए को 40% से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि लीव एनकैशमेंट में कहाँ किया, हाँ लीव एनकैशमेंट में किया, क्योंकि लीव एनकैशमेंट में सैलरी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड रुकना, सैलरी फॉर लीव एनकैशमेंट कंबाइनिंग बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस ओनली, और डियरनेस अलाउंस भी वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट देता हो, बस इसके लिए ही, बस इसी एक केस के लिए मैंने वो लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था 40% वॉज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बस इसीलिए ही। अब आते हैं इस पे इनकम फ्रॉम सैलरी पे, वो तो मैंने अभी जस्ट अभी 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 ऊपर से कंप्यूट करके लिखी थी, दैट इज 3,26,870, 3,26,870। इसमें अब ऐड करना है, ऐसा मत लिखना, ऐसा डायरेक्ट अपने लिखते रहेंगे। इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 80,000 रुपये, LTCG 80,000 रुपये। अब इसने मेरे से पूछा है गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन ओकेशन ऑफ रिटायरमेंट 1,32,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल, और गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स ये मैंने बोला था ये होगा एग्जाम्प्ट, तो इसको मैंने काट दिया, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, एक ही जगह पे काम आ रहा है, रिलेटिव वो है ये। 1,32 इधर, ये है IFOS दैट इज गिफ्ट्स दैट इज 1,32,000। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जो कहता है कि माइनर की इनकम थी, इनकम फ्रॉम माइनर यानी क्लबिंग आ गई 19,500 लेस 1,500। क्यों 1,500, क्योंकि माइनर चाइल्ड है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम अगर आपके हाथ में क्लब होती है तो आपको एक छोटी सी छूट दी जाती है, वो है 1,500 रुपए की। तो आओ मेरे लालो, यहाँ पे नीचे लिखो एड इनकम क्लब ऑफ माइनर, इधर लिखना पहले 19,500 लेस 1,500 एग्जम्पशन, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो अपनी बाहर आएगी वो आएगी 18,000 रुपये, ठीक है। अब अपने इसको कर देंगे टोटल, टोटल करने पे अपने आ जाएगी ग्रॉस
टोटल इनकम। बस अपने क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना था, फिर उसके बाद में अपने चले जाएंगे जैसे आराम बोल गया। 80,000, 1,25,000 और 18,000 रुपये। दिस इज 556,870। और इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, इसके अंदर तुमको लिखना होता है नोट। एग्जामिशन आपने लिया है माइनर चाइल्ड की, ये ऐसा लिखना पूरा अच्छे से बढ़िया इंग्लिश एकदम ऐसे झाड़ के। और दूसरा लिखना एग्जामिशन के अंदर गिफ्ट का, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। ठीक है। और एक चीज, हाँ रुको रुको रुको, इसने मेरे को एक बढ़िया चीज और दी है। अच्छा मतलब पूरा फुल फ्लैज है ना। ही इन्वेस्टेड 70,000 इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अपन इसका ले लेंगे डिडक्शन 80C में। और ये बोलते हैं इसने किया है 40,000 रुपये किसान विकास पत्र में। ये है फुद्दू काटना। किसान विकास पत्र में तुमको सिर्फ इंटरेस्ट आता है, और अगर इसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा होता तो मैं इसको टैक्स करता। इंटरेस्ट की बात में से की नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा इग्नोर, जस्ट लाइक माई एक्स। और यहाँ पे लूंगा ही इन्वेस्टेड 70,000 इन पीपीएफ, तो यहाँ पे लिख देंगे ही इन्वेस्टेड, मतलब इसको अपने लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी गुड, एकदम सही वर्ड का यूज है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कितने का था? 70,000 आई गेस। हाँ, यहाँ पे मैंने ले लिए 70,000 रुपये का एक डिडक्शन। और अब मेरी बन गई टोटल इनकम माइनस 70,000। ये मेरे लिए आ गए 486,870 का। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। तो चले फिर नए टॉपिक की ओर, अगर सब लोग साथ हो तो जिंदा होता है। तो चलो चलते हैं आगे। दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। अपना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एकदम शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जिसके अंदर मतलब वैकेंसी भी आ रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी है, AR PR, मतलब इससे प्योर क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता अपने लिए बीकॉम लेवल पे। तो आओ मेरे लाल पीले हरे नीलो, सबसे पहले अपने लिखेंगे अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड का करते हैं, सबसे सिंपल सबसे प्यारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारा। तो अपने लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये साथ साथ ही करते हैं, साथ साथ ही कर देते हैं, टाइम बच जाएगा। इधर लिख देंगे अपन पर्टिकुलर्स। इधर अपने लिख देंगे SOP, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कोई भी भाई मेरे को ज्ञान नहीं देगा कि भाई फुल फॉर्म लिखना होता है एग्जाम के अंदर। मैंने पढ़ना भी एग्जाम से 3 महीने पहले होता है। SOP, और इधर अपन ने लिख दिया LOP। उसकी लाइनें बड़ी बड़ी खींच देंगे। और यहाँ पे अपने लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज GAV, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, दैट इज MT। इसके बाद में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा नेट असेट या नेट एनुअल वैल्यू, NAV। इसके अंदर से फिर मैं हटाऊंगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, और B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें मैं लिख दूंगा प्री कंस्ट्रक्शन, इसमें मैं लिख दूंगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। दोनों को देखना वर्किंग नोट 2 में। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको? इसको और लाइनें खींची, यहाँ पे मैंने डैश मारा, कोई सेट ऑफ होगा तो लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपने कंप्यूटेशन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बढ़िया। SOP का केस है नील नील नील, इसके सामने नील, और यहाँ पे अगर आएगा, यहाँ पे जरूर आएगा, वो अपने देख देख के निकालेंगे। ठीक है। अब अपने आते हैं LOP के लिए। तो LOP के लिए मेरा GAV क्या आएगा? तो मैंने बोला था GAV होता है हायर ऑफ AR और RER। ठीक है। तो इसका सबसे पहले RER निकाल लेते हैं। मैंने बोला RER निकालते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो 2,20,000। फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, मतलब
इन दोनों में से जो भी हायर हो, उन दोनों में से जो भी लोअर हो। तो मैंने बोला मेरा आर ई आर आ रहा है मेरा 2,20,000 रुपये। RER है ये मेरा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एनुअल रेंट मिला है 2,30,000 का, मतलब ये है मेरे लिए ARR। और वैकेंसी पीरियड था, एक सेकंड ना, कुछ तो दिक्कत है। अरे यार, तो यार मतलब ऐसा है ना, चिंदी चीज़ है लोग की भाई, अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ ये है मेरे लिए एनुअल रेंट, ये है AR, ये है भाई अलाइनमेंट इश्यूज। और यहाँ पे मेरे लिए वैकेंसी पीरियड है 2 महीने का, ठीक है। और अब मेरे को ये बात करनी है कि, और म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है, मैं लिए तो ठीक है। और अपने इसके बाद में देखते हैं, शी रेज्ड अ लोन ऑफ 15 lakhs फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 15% ऑफ हाउस वन, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटेड इन इतना, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन वाज इतना, हाफ ऑफ द म्यूनसिपल टैक्सेस। मतलब ये इसका हाफ हो गया है डिसअलाउड, क्यों? क्योंकि टेनेंट ने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतना। आर वॉज एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड, मंथली सैलरी, ये तो बेकार चीज़ है, टोटल इनकम कैलकुलेट करवा रहा है और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ एक ही घर पे लोन है, ठीक है। शी रेज्ड अ लोन ऑफ 15 lakhs फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वन, मतलब उसके पास हाउस टू के ऊपर कोई लोन ही नहीं है। तो ये तो मेरे लिए आ गया नील, ये तो और भी अच्छी बात है। अब मैंने बोला कि मेरे को पैसा मिला है 2,07,600, अपने अब AR की कैलकुलेशन करते हैं, ये मेरे लिए एक्चुअली रिसीव्ड है, और वैकेंसी थी मेरी 2 महीने की। आओ कैलकुलेटर महाराज को पुकारे। 2,07,600 ये मेरे कितने महीने में कमाए हैं? मैंने बोला 10 महीने में कमाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 2 महीने की वैकेंसी थी, तो 10 महीने मैंने इतना कमाया। और मैं इसको 12 महीने में करके देखूँ, मैं 249,120 कमा सकता था, मैं इतना कमा सकता था। आई हैड द पोटेंशियल टू अर्न दिस मच, बट आई गॉट अ वैकेंसी पीरियड। तो मैंने क्या बोला, ARR इज हायर देन RER, तो मेरे लिए ARR वो होगा टैक्सेबल, इसमें से वैकेंसी पीरियड का लॉस माइनस करके अपने लिए जो टैक्सेबल अमाउंट, मतलब जो अपने लिए GAV बनेगा, वो बनेगा 2,07,600। तो मैंने लिख दिया 2,07,600 इज माई GAV। और भाई ऊपर मतलब जो भी है, ये मेरा वर्किंग नोट बनता, इसको फेयरली करना, बहुत प्यार से करना। म्यूनसिपल टैक्सेस मेरे लिए 20,000 थे, जिसमें से हाफ ही अलाउड है और हाफ डिसअलाउड है। क्यों? क्योंकि हैव बीन पेड बाय टेनेंट। तो मैंने चलो ठीक है, 10,000 में लूंगा, 10,000 में छोड़ दूंगा। 10,000 माइनस किए, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 207,600 लेस 10,000 रुपये, 197,600। अब यहाँ पे 30% की डिडक्शन तो मैं लूंगा, ये मेरे को मिलेगा 59,280 का, ठीक है। अब यहाँ पे अपने लिख देते हैं टोटल इनकम लेट आउट से जो आ रही है अपन को, 197,600 लेस इतना, ये मेरे लिए आ गई 138,320। सही है। अब अपने कैलकुलेशन करते हैं बोरोड ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, फिर अपने लिए सारा काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर दो दे दिया था। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ IOBC हाउस वन। क्यों? क्योंकि डूबता ही नहीं। इसने लोन लिया है 15 लाख रुपए का 1 जून 2019 को। 15 लाख रुपए का लोन है, 15% से है, और लिया कब है? मैंने बोला 1 जून 2019 को लिया है। जून को मैं लिख सकता हूँ 1/6/2019 से लिया है। और कंस्ट्रक्शन इसका खत्म हो गया था जनवरी 1 2023 में। कंस्ट्रक्शन खत्म होने की डेट है जनवरी 2023। तो मेरे लिए, हाँ 2023 से, एक सेकेंड रुकना, हाँ जनवरी 1 2023 को है। तो मैं इसको डेट क्या लूंगा? मैंने बोला प्रीवियस 31 मार्च। तो मेरे लिए प्रीवियस 31 मार्च आ रहा है 31/3/2022, है ना? क्योंकि मेरा 2023 वाला जो मार्च है वो तो आना बाकी है, तो 2022 इसका वो रहेगा।
तो मेरे लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 31/3/2022 तक, ये मेरे लिए रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मैं इस पे 15 लाख @15% करके इतने टाइम का, जितना भी मतलब महीने गिनते हैं अपन, जितने भी महीने होंगे उसका अपने इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1/5 कर देंगे। और अपन ने रीपेमेंट भी की है, ये याद रखना। एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज October 1, 2023। मतलब मैं अगर पोस्ट की बात करूँ तो मेरे लिए, तो मेरे को तो इधर से मतलब है ना 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि मेरा ए वाई का काम, ए वाई नहीं सॉरी, मेरा पी वाई का काम तो यही है। इधर से इसने रीपेमेंट किया 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, एक सेकंड रुकना, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2023 में इसने रीपे कर दिया। तो इतने जितने मंथ्स होंगे ना, इन मंथ्स को अपन को कैलकुलेट करके इंटरेस्ट लेना है, ये तो अपन को मिलेगा 100%। तो मेरे लिए बेसलाइन और ब्लूप्रिंट तो क्लियर है, तो आओ कर देते हैं इसको, अपने कर लेते हैं कैलकुलेटर पे ही ऑन स्क्रीन। इसमें पहले महीने गिनते हैं, तो महीने हुए अपने लिए कितने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने तो मेरे रहे 19 से 20 तक। फिर पूरे 12 महीने रहेंगे मेरे 21 से 22 तक, 20 से 21 तक, और 21 से 22 तक मेरे रहेंगे 12 महीने और, तो टोटल हो गए 12 12 24 और 10, 34 मंथ्स मेरे लिए हो गए। 34 मंथ्स का क्या बोलते हैं इसको, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू 34 मंथ्स। अब मेरे को वो निकालना है इसके लिए, ये इंटरेस्ट। तो इसके लिए इंटरेस्ट कैसा आएगा, मैंने बोला 15 लाख रुपीज इंटू 15% इंटू 34 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरे लिए जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया है वो आएगा 6,37,500 का, 6,37,500। अरे यार, 6,37,500 का अपने पास इंटरेस्ट है, इसको 1/5 कर देते हैं, डिवाइड बाय 5। तो मेरे लिए जो इस साल का जो डिडक्टेबल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,27,500। तो अपने इस पीवाई के लिए जो वो आएगा 1,27,500। और अब इसमें महीने गिनना है, मैंने बोला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, 6 मंथ्स, ये है मेरे लिए इसका पोस्ट का इस पीवाई के लिए। तो आओ 15 lakhs इंटू 15% इंटू 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो ये मेरे लिए आ गया 1,12,500, 1,12,500। आओ उसको लिख देते हैं ऊपर। प्री था मेरे लिए 127,500 और पोस्ट था मेरे लिए 1,12,500। अब इसको कर देते हैं ऐड और कर देते हैं आंसर फाइनल। ये मिल आ गया 2,40,000, ठीक है। पर मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूँ डिडक्शन, मैंने बोला 2 लाख रुपए है। यहाँ पे तो लिखना 2,40,000, इधर लगा देना एक स्टार, क्यों स्टार क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नोट आएगा और यहाँ पे अपने लिखेंगे 2 लाख रुपए। यहाँ पे मैंने लिख 2 लाख, इधर से मेरी इनकम आ रही है 2 लाख मतलब नेगेटिव, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे टोटल HP, और ग्रॉस टोटल लिख दूंगा वैसे। और नेट टोटल मेरे लिए क्या बनेगा, मैंने बोला इनको माइनस करके है, इनका सेट ऑफ करवा के है, अच्छी लैंग्वेज में बोलूँ तो 2 लाख माइनस 138,320। मैंने बोला मेरे लिए नेट लॉस फ्रॉम PGBP आ रहा है 61,680 का, ये मेरे लिए आ रहा है नेट लॉस फ्रॉम HP। अब ये मेरे को बोला कि मिस्टर R वॉज एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड, अ मंथली सैलरी ऑफ 45,000, ये भी आ रही है इसके पास 45,000 की। तो आओ इसकी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करो, मैंने जरूर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो मैंने लिखा इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कितनी थी मेरे पास, ये मेरे पास थी 61,680, 61,680, ये मेरी हो गई यहाँ पे लॉस। लेस मैंने इसमें कर दिया अपन के लिए, सॉरी लेस क्यों करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम
फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की इनकम मेरे को कितनी मिली है, ये मेरे को बोला कि मेरे को मंथली सैलरी मिलती है 45,000 रुपये महीना। तो मैंने ठीक है भाई, मंथली सैलरी मतलब 45,000 रुपये महीना इंटू 12 ये। और अब साथ में अपन कर देंगे कंपनी पेड 2,000 एज प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हर। और ये ना ये जितना भी मैंने सोल्यूशन किया, ये मैंने ओल्ड स्कीम मानते हुए सॉल्व किया है, ये याद रखना। न्यू स्कीम अगर होता तो क्या होता, ये आता ही नहीं डिडक्शन, सिर्फ ये होता। ठीक है, और अब इसमें कर देते हैं, आओ 45,000 इंटू 12 करना है, 5,40,000 रुपये मेरे को यहाँ से आ रहे हैं इनकम। इसमें ऐड करना है मेरे को प्रोफेशनल टैक्स, फिर मैं माइनस भी कर दूंगा प्रोफेशनल टैक्स क्यों, क्योंकि मेरे को डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 16(3) में। तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा, ऐड भी नहीं कर रहा, लेस भी नहीं कर रहा प्रोफेशनल टैक्स को। ठीक है, इसमें बस मैं एक डिडक्शन ले रहा हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) का, दैट इज 50,000 रुपीज। मतलब एक एग्जाम के अंदर क्या करना, तुम लोग ये लिखना, पहले तुम लोग प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपये ऐड करना सैलरी में, फिर डिडक्शन लेके माइनस करना। भाई मेरे को टाइम बचाना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो मेरे लिए इनकम आई 4,90,000 रुपये, और यही इनकम अभी यहाँ पे बाहर जाएगी टोटल इनकम के फॉर्मेट में, 4,90,000 रुपये। तो इस बंदे की ग्रॉस टोटल इनकम क्या आई, तो मैंने बोला इसकी ग्रॉस टोटल इनकम सेट ऑफ होके आएगी। कैसे आएगी, ऊपर लॉस है नीचे इनकम है, और एचपी की इनकम सैलरी से सेट ऑफ हो सकती है। तो मैंने इसको कर दी सेट ऑफ 61,680 माइनस 490,000, दैट इज 4,28,000 की पॉजिटिव इनकम आएगी। ठीक है, 4,28,3, अरे यार अमाउंट भूल गया, वापस ही करता हूँ। 4,90,000 माइनस 61,680, 4,28,320, ये मेरे लिए रहेगी ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी इस बंदे का नाम था उसका ही। ठीक है, तो इसके साथ अपना एचपी भी डन होता है। अरे अनरियलाइज रेंट ऑफ पीवाई, ये इसमें था क्या अनरियलाइज रेंट, एक सेकंड रुक, नहीं ये तो नहीं था। हाँ अच्छा, अलग से क्वेश्चन है, ठीक है ओके, मैं डर गया यार। अगर अनरियलाइज रेंट ऑफ पीवाई में रियलाइज हुआ है सब्सिक्वेंटली इन पीवाई में, देन उसमें पर्टिकुलरली 30% एक्शन मिलेगा ना लक्ष्य, हाँ एकदम एकदम मिलेगा। अरे मतलब तू क्या करना, डायरेक्ट मतलब उसको जो भी अमाउंट हो अनरियलाइज रेंट माइनस 30% करके लिख लेना, मतलब वो ऐड कर देना अलग से एचपी की इनकम में। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या, कि ये पॉइंट नहीं समझा अभी तक सैलरी में एचपी में, तो अपने चल ठीक है, नहीं तो अपना आगे बढ़ते हैं और कैपिटल गेन्स उठाते हैं। ये कौन सा टॉपिक है, हाँ कैपिटल गेन्स ही है। तो अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, मेरे को बस 1 मिनट का ब्रेक दो, आया मैं। हम्म, मैंने मतलब एकदम ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो सिर्फ मतलब एकदम परफेक्टली तुम लोग के लिए, क्यों, इसमें मैं गोल्ड की भी बात करने जा रहा हूँ। मैं लैंड, अगर लैंड बेच दी तो कैसा आएगा, तो क्या करेंगे, शेयर्स बेच दिए तो क्या करेंगे, डिबेंचर्स बेच दिए तो क्या करेंगे। मतलब लेजिट ऐसी कोई एसेट ही नहीं है इसके बाद में जो अपने बीकॉम में आ सके, इसलिए मैंने उसके सारे मतलब सारे केसेस के लिए मेरे को परफेक्टली एक ही क्वेश्चन जो मिला वो मैंने ले लिया। सही है, इससे अपने सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। इसमें एग्जाम्पशंस की भी बात हो रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, एनएचआई बॉन्ड्स में हो रही है, ये हो रही है, मतलब 54F और 54EC ऐसे दो अपन को साथ में लग रहे हैं, तो अपन को मजा आ जाएगा। और साथ में अपन के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आया हुआ है, तो अपने सेट ऑफ का मतलब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपने ये भी कर रहे हैं, अपना एकदम शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा कैपिटल गेन इसके बाद में क्लियर है। एक चीज बता दूं, अरे यार एक सेकंड चालू रखना। हाँ हाँ जी,
अब मैं वापस आ गया। अब इसमें मतलब अपन इसमें सारे के सारे डिडक्शंस की बात करते रहेंगे कि भाई इनमें डिडक्शन हो रहा है तो क्या करना है, कैसे करना है, और इसके अंदर अपना सारा केस पूरा हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जैसी परफॉर्म करेगी ना, मतलब जैसे इसकी टैक्सेबिलिटी होगी लगभग लगभग सेम वैसे की वैसी ही उसकी वो है, जो अपने नॉर्मल अगर हाउस प्रॉपर्टी भी अगर बेचने जाएंगे तो सेम ही उसमें केस लगता है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले उठाते हैं गोल्ड, कि गोल्ड अपना हो रहा है ट्रांसफर। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, इसमें मेरे लिए पहला केस है गोल्ड का। तो आओ गोल्ड की बात करें दोस्तों। कोई गिफ्ट कर रहा है तो कर देना भाई, मैं बहुत ओपन हूँ गिफ्ट लेने इसके लिए। डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस दिन बेची वो है 10/4/2023। ये बहुत कम आएगी, मजाक नहीं कर रहा। 10/4/2023 को तुमने बेचा मतलब, ठीक है। और तुमने एक्वायर, इसको एक्वायर कब की थी? मैंने पिछले साल की थी। ये हो गया भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। क्यों? अदर एसेट्स शेल बी होल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स, तभी वो LTCG बनता है। अगर आपने 36 मंथ से भी कम होल्ड किया उसके बाद में उसको बेच दिया तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें तो आप गए, ये तो है आपके लिए STCG। ठीक है, तो आओ, इसमें तो अपन को इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, अपन को कुछ नहीं करना। सेल कंसिडरेशन मिली है मेरे को 10 लाख रुपए, तो आओ लिखो FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट्स 10 लाख रुपीज। क्या करिएगा आप इतनी धनराशि का? विधान दमानी को दीजिए और कुछ मत कीजिए। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अपन को लिखने हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ये मैंने माइनस कर दिए हैं 50,000 रुपये। तो 10 लाख में से 50,000 गए, मैंने बोला 9,50,000 मेरे लिए आ रही है नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अब अपने गए यहाँ पे, अपन ने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 3 लाख रुपए। मैंने कोई बात नहीं, इसको माइनस कर देते हैं। COA डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म लिख कर मत आना, बहुत मारूंगा। 9,50,000 माइनस 3 लाख मेरे लिए यहाँ पे आया STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 6,50,000। और अब मैं अपनी इंटेलिजेंस दिखाऊँ, होशियारी मारूँ, तो इसमें लिख दूंगा अंडर सेक्शन 111। ये मेरा फ्लॉन्ट है भाई, कि ये मेरे लिए रहा STCG। तुम लोग दिमाग मत लगाना। ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अपने गोल्ड से ऊपर उठ गए। गोल्ड से ऊपर उठ के अपना है खेती बाड़ी की जगह पे, दैट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। कैप गेन्स ऑन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, शॉर्ट फॉर्म में भाई सारा काम हो रहा है अपना। 2010 में खरीदी, 2023 में बेची है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड मोर देन 24 मंथ्स इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, मतलब इज अ लॉन्ग टर्म गेन आएगा इसमें। तो ए है LTCG मेरे लिए तो। ठीक है, तो अपन ने इसको कितने में बेची? मैंने 15 लाख रुपए में बेची। खरीदी कितने में ये देखते हैं, इसका मतलब ये 15 लाख में अपन को मिली है। सेल्स कंसिडरेशन है मेरे लिए 15 लाख रुपए, और मैंने इसको बेचने के लिए खर्चे कितने किए? मैंने बोला 20,000 रुपए के। तो आओ लिख दो FVOC is equals to 15 लाख रुपीज लेस expenses on transfer, that is equals to 20,000 रुपए। आओ लिख के दो भाई, कैलकुलेशन दो मेरे को। 15 लाख माइनस 20,000, दैट्स 14,80,000 का नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से माइनस करना मेरे को इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म में अलाउड है। और इसमें अपन को पता चलना है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है 27/10, यानी ये मेरे आएगी, ये आएगी 2010 और 2011 के TY में। तो आओ 2010 और 11, मैंने बोला 167, और अभी ये 348। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 287,727। 167,348, 348 अपॉन 167, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों को अपन ने लिखा, डिवाइड किया। अब अपने आंसर यहाँ पे निकाल के माइनस से लिख देंगे। ठीक है, तो आओ करो। किस पे ले, कैलकुलेटर पे ले क्या? 287
727, इसको मेरे को देना है 348 का मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है मेरे को इसको 167 से। मेरा आंसर आ रहा है 5,99,575, मतलब मैं ये 0.8 का राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। 5,99,575, 599,575, ये मेरे लिए आएगा ये। अब मैंने इसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें एग्जाम्पशन आएगी, ठीक है, ये बात याद रखना, क्यों? क्योंकि पैसा अपन का जो आया था वो इन्वेस्ट भी हो रहा है, ये लिखा हुआ था। तो वो अपने देखते हैं अभी, जस्ट इसके आगे ही देखते हैं, पर इसका पहले कैलकुलेशन तो कर ले। फाइन, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन, मतलब इसका पैसा अपन को ये देखने की अपन ने लगाया किधर किधर हो सकता है। अपन ने 15 लाख रुपए लगाए हैं इधर इस तारीख को, और अपन ने NHAI के बॉन्ड्स खरीदे हैं, अपन ने REC के बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो क्या बोलती पब्लिक की, मतलब किसका पैसा किस में डाले? मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो 15 लाख रुपए आए थे, यही 15 लाख रुपए डाले हैं। ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला एग्जाम्पशन ले रहा हूँ मैं अंडर सेक्शन 54F, ठीक है। मैंने लिए हैं 15 लाख रुपए, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बोला कैपिटल गेन्स मल्टीप्लाइड बाय नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो मैंने बोला कंसिडरेशन तो रिसीव हुई है मेरे को 15 लाख रुपए की, और यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट भी किए हैं 15 लाख रुपए, और कैपिटल गेन हो रहा है मेरे को 8,80,425 का। तो इसको डिवाइड करके 100% ही आना है। तो मेरे लिए ये पूरे के पूरे, मतलब जितना भी ये कैपिटल गेन आ रहा था, ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होने जा रहा है। ये मैंने लिखा एग्जाम्पशन, और यहाँ पे आ गया नील। टैक्सेबल मेरे लिए कुछ नहीं है इस केस में। क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है, अब अपने लिखते हैं ये वाला, ये और ये अपने पास में। तो अपने ले लेते हैं शेयर लिस्टेड सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। मतलब मैंने STT पे किया है, मतलब अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो खरीदा, हाँ था कैपिटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला था 54F का, ये भेजा था और उसको पढ़ने के लिए भेजा था। तो इसके अंदर था क्या? इसके अंदर मैंने बोला कि मेरे लिए कैपिटल गेन कितना था इस केस में। मैंने बोला 8,80,425 का। ये कहता है कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब आपने कितना उस घर में खरीदने के लिए अपना पैसा डाला, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन अमाउंट, मतलब नेट कंसिडरेशन, आपको पैसा मिला कितना था इस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला वैसे तो मेरे को नेट कंसिडरेशन ये लेना चाहिए 14,80,000, अपने ये ले लेते। पिछली बार मैंने 15 लाख कर लिया था ईज के लिए, पर अब तो भाई टांग अड़ाई रहा है, तो ये ले ले। और अमाउंट इन्वेस्टेड है मेरे लिए 15 लाख रुपए पूरे, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है, मैंने मर्जी से नहीं लिया भाई। ये यहाँ पे क्वेश्चन ने पूरा पूरा दिया है मेरे को 15 लाख रुपए। इज इक्वल्स टू कैपिटल गेन कितना था, मैंने कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट किया था 880,425 का, 880,425 का, ठीक है। तो अब इसको करना है सॉल्व, तो आओ कहाँ पे है कैलकुलेटर, ये ला। इसमें लेना सबसे पहले तो 15 lakhs, क्या हो गया इसको, टाइप क्यों नहीं कर रहा? अलग ही दिक्कत आ रही है यार। 15 lakhs डिवाइडेड बाय 14,80,000, 14,80,000, ये मेरी आ रही कि मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए वो किए इतने। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 880,425 से। तो मेरे लिए एक्चुअली एग्जामेशन की लिमिट है 8,92,322 रुपीज़ की मैं एग्जामेशन ले सकता हूँ, बट मैं कितने की लेना चाहता हूँ? मैं इतने की। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने बोला हाँ। तो मेरे लिए एग्जामेशन रहेगी 880,425 की पूरी की पूरी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नील। क्या तुम मेरे साथ हो? अब समझ गया? बढ़िया बात है भाई, क्लियर है तो। और अब अपने बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स जो मैंने खरीदे हैं वो मैंने कब खरीदे, एक बार पढ़ के बताइए।
बता। हाँ वेरी। 11/5/2021। और अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज हो तो इसके अंदर अपना वो क्या होना चाहिए, कितना टाइम से अगर मैं होल्ड करूँ तो लॉन्ग टर्म बने और कितना टाइम होल्ड करूँ तो वो शॉर्ट टर्म बने। वेरी गुड। तो क्या ये 12 महीने से ज़्यादा है? वेरी गुड। तो बस इसके अंदर भी यही है कि ये भी होगा अपने लिए LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आओ निकाले। और इसके अंदर मेरे को दिया हुआ है नेट कंसिडरेशन मेरे को मिली है 9 लाख की, और मैंने खरीदा था इतना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है इतना। तो आओ इसमें लिखना थर्ड केस, इसमें लिखना कैप गेन्स ऑन शेयर्स लिस्टेड वाले। तो आओ इसके अंदर अपने लिखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो मेरे को मिली है 9 लाख रुपए, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये मेरे को कितना मिली है, मतलब कितना लगा है, मैंने बोला 15,000 रुपये लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये कर दिया माइनस। यहाँ पे मेरे को अमाउंट लिखना है 9 लाख माइनस 15,000, दैट इज 885,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके अंदर इंडेक्सेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि शेयर्स के अंदर अपन को मना कर रखा है इंडेक्सेशन का वेट लेने से। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सेशन ले नहीं सकता। तो क्या करूँगा? कुछ नहीं, बस जो मेरी कॉस्ट थी एक्विजिशन की, वही की वही मैं यहाँ पे लूँगा और माइनस कर दूंगा। तो मेरे लिए कॉस्ट थी 385,000। तो मैं यहाँ पे नीचे आया, मैंने लिखा लेस 385,000। यहाँ पे मेरे पास LTCG ये आ गया मेरे पास 5 लाख रुपीज़ का। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ कि ना? अब अपने बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे ना कुछ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट का मैं क्या करूंगा? तो मैंने देखते कि भाई कंडीशंस क्या कहती है मेरे को। आओ कंडीशंस देखें क्या करते हैं। मैंने देखते हैं बस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कितनी की है। इसने बोला 50,000 की थी इस दिन और 40,000 की थी इस दिन। मैंने बोला बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है 6 मंथ्स विद इन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसेट कब बेची है? मैंने बोला 10/4/2023। इसमें अगर मैं प्लस 6 महीने जोड़ दूं, मतलब मई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मेरे पास टाइम होना चाहिए 10 अक्टूबर 2023 तक का इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड में मैंने कब पैसा डाला है? यहाँ पे मैंने डाल दिया है पैसा 50,000 रुपये 3/1 को, तो मेरे लिए ये एलिजिबल नहीं है। मैंने इस परचेज किया था 15/10/2023 को, ये भी मेरे लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी डेट थी ये लास्ट, मैंने किया है ये, तो मेरे लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। तो एक बार तो मैं इसको एक बार ऐसा छोड़ दूंगा। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास, एक तो ये है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरे पास, इसको माइनस करने का ऑप्शन है, पर मैं देखूंगा कहीं और लग सकता है नहीं लग सकता, इसको अपने लास्ट में आएंगे एक बार, इसको यहाँ पे एक बार ओपन एंडेडली छोड़ देंगे। पर अपने बात करते हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स कितने हैं मेरे पास? तो डिबेंचर्स है मेरे पास में 2023 के बेचे हुए और 2014 के अंदर अपन ने खरीदे थे। तो क्या मैंने बोला ये भी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर भी सेम, मतलब सबका सब एकदम सेम अपना वो होता है। क्या होता है? सारा का सारा वैसा का वैसा रहेगा अपना, अपना शेयर्स के जैसा। बस इसके अंदर क्या था, अ, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर भी अपन को वो नहीं मिलती, इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, ये भी अपन को मना कर रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 7 लाख रुपए, इसमें से 40,000 माइनस ये माइनस जो भी आंसर आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आओ फेयरली कर लेते हैं। तो ये है मेरे लिए फोर्थ पॉइंट, ये है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अंदर मैंने लिखा FEOC माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और इसके बाद में फिर मेरे को लिखना माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आंसर आएगा मेरा आएगा LTCG का। तो ये है 7,50,000, 50,000 है हाँ, 7,50,000, 40,000, 4 लाख, 7,50,000, 40,000। आओ इसको लिखो कितना हुआ ये हुआ 7,10,000 रुपये। और मैंने खरीदा कितने में था? मैंने बोला खरीदा था मैंने 4 लाख में। तो आओ 4 लाख नीचे और लिख दो, -4 लाख रुपीज़। तो ये कितना हुए? मैंने लिखा 7,10,000 माइनस 4 लाख रुपीज़। ये आया मेरे लिए 3,10,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54EC।
क्यों? क्योंकि मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था और मेरे लिए इस बॉन्ड के लिए कितना टाइम है, मैंने बोला मैंने 10/7/2023 को बेची, तो इसके अंदर अगर मैंने +6 मंथ्स कट लिए तो कितना हुआ? मैंने बोला अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मेरे लिए टाइम है 10 जनवरी 2024 तक का। तो क्या मैं इसका भी डिडक्शन लूँगा? मैंने बोला हाँ। क्या मैं इसका भी डिडक्शन लूँगा? मैंने बोला हाँ। तो वेरी गुड, 90,000 रुपये का डिडक्शन ले लीजिए एकदम आँख बंद करके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -90,000। अब मेरे पास कितना आया इसका टोटल? तो मैंने लिखा 3,10,000 माइनस 90,000, दैट इज 2,20,000 LTCG। अब अपने कर लेते हैं इसका एक मतलब ऐसा छोटा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे नीचे और लिख देंगे टोटल इनकम। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे पहले तो आ रही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो तो ए पॉइंट था गोल्ड, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं LTCG, इसमें एक आ रही है शेयर से और बी आ रही है डिवेंचर से, लेस करूँगा कैरी फॉरवर्ड, तो मेरी आ जाएगी टोटल इनकम। सही बात है, तो आओ लिख देते हैं। सारी वैल्यूज उठानी है और लिखनी है और कुछ नहीं करना। इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या हुआ हाँ, इसको क्लोज कर देना। क्यों? क्योंकि मैं इसका डिडक्शन नीचे ले लूँगा, मतलब इसका जो भी अपन को करना है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ये है 6,50,000 रुपये। मैंने यहाँ पे लिख दिए 6,50,000 रुपये। फिर लॉन्ग टर्म में शेयर से मैं कमा रहा हूँ 5,00,000 रुपये, है ना? तो मैंने यहाँ पे शेयर्स के लिख दिए 5,00,000, 5,00,000 रुपीज़। और डिबेंचर्स में कमा रहा हूँ 2,20,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,20,000 माइनस कैरी फॉरवर्ड मैंने कर दिया। कितना दिया हुआ था मेरे को? ये मेरे को दिया हुआ था 61,268 का। यहाँ पे मैंने लिखा 61,268। अब इसका कर देना टोटल और अपना आंसर आ जाएगा खत्म। ये मेरे लिए आया 13,87,732। क्या तुम मेरे साथ हो? इसके अंदर कोई दुख पीड़ा परेशानी समस्या कष्ट कुछ भोगना पड़ रहा हो तुमको तुम्हारे जीवन में, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 54F देखना है, 54EC देखना है या फिर कुछ और देखना है? ठीक है, इन पे टैक्स रेट अभी बता देते हैं। गोल्ड पे तो शॉर्ट टर्म आ रहा था ना, ये था STCG, तो ये जाएगा स्लैब रेट में। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर अपनी लॉन्ग टर्म ही रहती और इमूवेबल रहती तो ये आता है 20% पे, पर ये हो गया एग्जाम, तो अभी आ रहा 0। शेयर्स है LTCG में, तो फिर इस पे पहले तो 1,00,000 रुपए का अपन को मिलेगा डिडक्शन, और फिर उसके बाद में अपने लिए जो टैक्सेबिलिटी वो बनेगी 10% से। ठीक है, और डिबेंचर्स थे लिस्टेड थे, ये क्या होती है? ये होती है अदर एसेट्स। अदर एसेट जब बिकती है तो इस पे भी आएगी @20% से। क्या? LTCG @20%। तो अगर समझो अपन को अगर टैक्स कैलकुलेशन आता तो मैं क्या करता, ये जो कैरी फॉरवर्ड था ना, ये मैं कैरी फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ मतलब डायरेक्टली ये कैरी फॉरवर्ड में यूज करता है इसको लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स का रेट बहुत हाई है, 20% है। अगर मैंने यही टैक्स का रेट मतलब यही जो सेट ऑफ का अमाउंट था, अगर मैंने इसको यहाँ यूज कर लेता तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10% का टैक्स बचाता इस पे, यहाँ पे मैं बचाऊंगा 20% का। ऐसी समझदारी रखना और इससे माइनस कर देना। पर मेरे को कुछ बोला नहीं था, मेरे को सिर्फ टोटल इनकम निकालनी थी, तो मैंने ऐसा काम किया कि एकदम ऐसे चिंदी चोरों जैसे मैंने काम किया है, अपनी मेहनत बचाई और मैंने ये किया है कि कैरी फॉरवर्ड ऐसे माइनस किया। ऐसा होता नहीं है, कैरी फॉरवर्ड तुमको एक आइटम सेलेक्ट करके माइनस करना है, और अगर सेम ही रेट के दो आइटम होते तो सेम रेट में तो फिर कुछ भी करो सेम ही बात है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं जीवन में और आते हैं दुनिया के सबसे भगवान ने जो मतलब सबसे प्यारा टॉपिक बनाया वो यही बनाया है। मतलब IFOS इज माई भाई वो भाई लव। मतलब तुमको अगर गिफ्ट विफ्ट देने हो तो भाई ओपन है भाई, एकदम ऐसे टैक्स मैं भर दूंगा, बस तुमको गिफ्ट दे देना। ठीक है, मेरे को कोई मना ही नहीं है। अब इसमें अपने टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि मान लो कि क्या करो तुम, मान लो कि मेरे को ही ऐसा कुछ मतलब ऐसा गिफ्ट विफ्ट मिला है। यहाँ पे श्रीमती लक्ष्मी को छोड़ो, ये लक्ष्मी मेरे पास आने दो, और यहाँ पे लिख दो कि भाई मेरे को ही तुम लोगों ने ऐसा ऐसा भाई एकदम ऐसा प्यार से गिफ्ट विफ्ट दे दिया है, एकदम ऐसा मिस्टर वेदांत रिपोर्ट से फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की मेरे को ऐसा कुछ तो भी मिला है।
ऐसा रिसीव्ड कैश गिफ्ट्स ऑन ओकेजन ऑफ हर मैरिज, मेरी अभी एकदम ऐसे बढ़िया बढ़िया एकदम शादी हुई और तुम लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिया है, ठीक है, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, या फिर यही नाम रहने दो भाई, हर हर बाद में आएगा। रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज पे जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो होते हैं एग्जम्प्ट, भले ही वो रिलेटिव से मिले चाहे किसी से भी मिले, सब आओ शादी में गिफ्ट देके जाओ, यही प्रथा होती है, यही रहनी चाहिए। 1,20,000 एग्जम्प्ट, कुछ नहीं भूल जाना इसको, भूल गए, चलो ये हो गया अपने लिए एग्जम्प्ट। अब आता है अपने पॉइंट बी पे, वो कहता है ऑन 1/8/2023 बीइंग हर बर्थडे शी रिसीव्ड अ गिफ्ट बाय मींस ऑफ चेक फ्रॉम हर मदर्स मैटरनल अंकल। अरे यही तो गलती हो गई भैया, अगर मदर्स का भाई होता मतलब मदर का भाई होता मतलब मामा होता मेरा, अगर मामे से पैसा मिलता तो वो एग्जाम हो जाता, पर मदर्स मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के मामा से पैसा आया तो ये होगा टैक्सेबल 40,000 रुपए। पर एक सेकंड इसको होल्ड करना तुम लोग, ये अमाउंट अभी तक सिर्फ 40,000 हुई है, अगर ऐसे कोई और गिफ्ट में मिली है और टोटल अमाउंट अगर 50,000 से ऊपर होती तब तो ये होगा टैक्सेबल, नहीं तो ये होगा एग्जाम। तो अपने घोड़ों पे थोड़ा सा लगाम कसो और नीचे आओ और इस पे एक सर्कल मार्क करके चल देना कि भाई होगा। अब आओ नीचे सी पॉइंट पे, मेरे को शी रिसीव्ड अ वेकेंट लैंड फ्रॉम हर फ्रेंड दैट हैज 1,05,000 रुपीज, मतलब मैंने 1,05,000 रुपये पे किए और मेरे को लैंड मिल गई, और ये लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, मैंने बोला 1,80,000। अब ये इसमें क्या होता है, मैंने बोला या तो 50,000 रुपये से इसका डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, किसका, इसका और इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इसका डिफरेंस या तो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी हायर हो वो। तो मैंने इसमें लिया, आओ चलो देखते हैं क्या ये 50,000 से ऊपर है। 1,80,000 मैंने पे किया था, 1,05,000 रुपये है, तो मेरे का मतलब मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 75,000 रुपये का, ठीक है। अब अपने देखते हैं 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना होता है, तो 1,05,000 इंटू 10%, 10,500, मतलब इसका ये जो डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना, डिफरेंस है 75 के, और ए 50,000 और बी 10% ऑफ कंसिडरेशन वॉज 10,500, इन दोनों में से क्या हायर था, मतलब 50,000, क्या ये 50,000 से भी ज्यादा है, मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला टैक्सेबल, ऐसा आंख पे पट्टी मार के ये हो जाएगा अपने लिए टैक्सेबल, यहाँ पे अपन ने लिख दिया टैक्सेबल। अब हुआ क्या, अब अपन के लिए एक चीज टैक्सेबल हो गई है, तो ये भी अपने लिए हो गया है टैक्सेबल। अब उसके बाद में शी बॉट 100 इक्विटी शेयर्स of a listed company from a friends of 60,000. The value of share in stock exchange of the date of purchase was 1,15,000। अरे इतनी बड़ी चोरी करूंगी तो दिखेगी, 1,15,000 का सामान था, सिर्फ 60,000 रुपए दे के खरीदा है। अगर ऐसा डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, आओ देखें। अरे कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, 1,15,000 माइनस 60,000 रुपए, 55,000 रुपीज भाई साहब, 55,000 रुपए यहाँ पे हो गए टैक्सेबल, मतलब इनका जो भी डिफरेंस होता है ये होगा टैक्सेबल, क्योंकि भाई फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मैं बाजार में बेचता ये सामान तो 1,15,000 में बेचता, और मतलब ऐसा अगर मैं खरीदने जाता तो 1,15,000 का खरीदता, मैंने दोस्त से 60,000 में खरीदा, एक तो पहले भी दोस्त बेवकूफ है और दूसरा मेरे को ऐसे दोस्त दिलाओ जो तुमको 1,15,000 का सामान 60,000 में दे दे, तो आपका जो डिफरेंस है ये आएगा टैक्सेबल। तो उसकी टोटल टैक्सेबिलिटी किस में हुई, मतलब बी टैक्सेबल, सी टैक्सेबल, डी टैक्सेबल, ये पूरे 40,000 टैक्सेबल है, ये 55,000 रुपये टैक्सेबल है, और इसके अंदर कितना टैक्सेबल था, 75,000 रुपये। अब इसमें क्या हो सकता है, एक चीज बता देता हूँ, इसमें क्या है, इसमें अपन को कोई और गिफ्ट नहीं मिला, ठीक है, दिस दीज आर नॉट गिफ्ट्स, तो अपने ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा एक पॉइंट डाल के नोट डाल के अपने चीज लिख सकते हैं कि जो 40,000 रुपये होंगे वो होंगे एग्जाम्प्ट, क्यों, क्योंकि ये कोई गिफ्ट थोड़ी है, ये तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देके दिया है। बट एक्चुअली क्या होता है, अगर ऐसा कोई काम होता है जहाँ पे अपन को कुछ मतलब बेनिफिट मिल रहा है, वो भी मतलब ऐसे कोई फ्रेंड से आ रहा है, ये भी कोई फ्रेंड से आ रहा है, तो अपने इसको भी गिफ्ट ही मानते हैं, और ये भी फिर टैक्सेबल होगा ही होगा। तो ये मत लिखना, तुम लोग यही लिख के आना कि भाई टैक्सेबल है, माता फोड़ी नहीं, ठीक है। बस इसके अंदर ये है कि ये अपन को मिला है विदाउट कंसिडरेशन, ये अपन को मिला है विद कंसिडरेशन, ठीक है। आईएफओएस तुम लोग को समझा कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे टैक्सेबिलिटी हो सकती है आईएफओएस में, और अपने मतलब अच्छे खासे मतलब वो भी हो गए, मैरिज का अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया, अपन ने शेयर्स देख लिया, अपन ने लैंड देख ली, और अपन ने मनी भी देख लिया, मतलब सारे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी अपने पूरा ही देख लिया आराम से, ठीक है।
इसके साथ अपना आईएफओएस भी पूरा होता है। अब अपने जाते हैं रेज़िडेंशियल स्टेटस, मतलब ये तो इतना एकदम ऐसा पूरा एकदम प्यारा टॉपिक है, इसको अपने कर भी चुके हैं बहुत बार। अब इसको देखते हैं कि एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 18th अगस्त 2022 कि 18 अगस्त 2022 को पहली बार इंडिया से बाहर गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही कम्स टू इंडिया ऑन, इसके अंदर क्या करना, इसमें ना तुम लोग ये अलग कर देना, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन वैसा रह गया है ये। यहाँ पे तुम लोग लिखना 2023-24, ठीक है। ही कम्स टू इंडिया, इसको भी करना 23। ये मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पे तो एवाई पूरा दिया है, पर यहाँ पे इसने ये गलती कर दी है। ही कम्स टू इंडिया ऑन 2 अक्टूबर इतना 23 फॉर 196 डेज। नहीं वैसे ही ठीक है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चल रहने दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 18 अगस्त 2022 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतना कुछ, ठीक है भाई वो चला गया। अब वो वापस कब आता है, वो आता है अपने इस साल में 2 अक्टूबर 2023 को 196 डेज के लिए। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट हिज टोटल इनकम। और ये इससे पहले ये पहली बार बाहर गया था, तो मतलब ये है रेजिडेंट तो है, क्यों, क्योंकि भाई ये 182 डेज से तो ये ज़्यादा रह ही गया है, 196 डेज रहा है। और दूसरा, अब ये रेजिडेंट कैसा है, मैंने बोला ये है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। कैसे, ये पहली बार ही 2022 में गया था, मतलब इससे पहले ये हर साल रहा होगा, मतलब इसकी 2/10 वाली जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई कर देगा ये। एक सेकेंड यार। और इसके साथ में क्या है, ये अपन को वो वाली कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर देगा, किसी वाली 730 दिन वाली। क्यों, क्योंकि भाई इससे पहले कभी बाहर ही नहीं किया है, एक साल ही तो बेचारा बाहर रह के आया है, रहने दो। तो ये अपने लिए बनेगा रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा कि ये मेरे लिए है ROR, मतलब इसकी जितनी भी इनकम आ रही है सब टैक्सेबल है, सीधी बात। ROR मतलब एकदम सबसे खराब आदमी है। ROR जो इनकम आ रही है सब टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन लंडन है तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ROR का पैसा टैक्सेबल है। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन प्रेसिडेंट इन सिचुएटेड इन लंडन, सब पैसा टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो सब टैक्सेबल ही होता है। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड इन फॉरेन करेंसी रिसीव्ड इन लंडन, ये भी टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि इंडिया का बंदा ने ROR होकर गलती कर दी है। और अर्न इनकम रेमिटेड टू इंडिया, बस यही पॉइंट है इसका। किसने क्या किया था, इनकम अर्न करी थी, रिसीव करी थी इंडिया के अंदर 2021-22 में, जब ये बाहर था, इसको मिला भी बाहर ही। और इसने रेमिट अब किया, तो रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं होता, तो ये अपने लिए एग्जाम्प्ट। इसमें अपने कुछ नहीं करेंगे, इसको अपने भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसने जब वो लंदन में था और लंदन में उसने पैसा कमाया, तो उसने लंदन में टैक्सेस दिए होंगे, अपन को इससे क्या लेना देना। और इंटरेस्ट अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो सब टैक्सेबल है, इतना टोटल कर लेना और ये भी अपना हो जाएगा। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन आ गया, गलती से मेरे को लगा RNOR होगा तो अपना अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। अब अपने काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। कैसे, अब इसका मान लेते हैं कि जो बंदा है ये है RNOR, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो क्या करेंगे, मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जियो है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है टैक्सेबल, ठीक है, क्योंकि डीम टू बी रिसीव्ड इन, मतलब ये वो है अक्रूड फ्रॉम इंडिया है ये। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन कंपनी सिचुएटेड इन लंदन, फर्क नहीं पड़ता, इंडियन रेजिडेंट ने पैसा दिया है ऑफ एन इंडियन कंपनी के प्रोजेक्ट से, टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, हाँ इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल इन इंडिया। ये तो अपना सेक्शन नंबर 8 लग जाता है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ये तो। और गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स इन फॉरेन करेंसी रिसीव्ड इन लंदन, ये अपने काम का नहीं है, इसको हटा देंगे, ये तो मैंने पहले ही हटा दिया था। और इंटरेस्ट अर्नड इन इंडिया, अर्नड इन इंडिया मतलब टैक्सेबल। ये अगर अपना RNOR का केस होता तो अपना ऐसा चलता है ये, कि ये टैक्स होता, ये टैक्स होता, ये टैक्स होता, ये दो चीज़ें नहीं होती और ये टैक्स होता, ठीक है। अब इसमें अपने एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं लास्टली, वो है NR का कॉन्सेप्ट। आओ, NR के अंदर मतलब इसके अंदर कोई खास फर्क आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मतलब लगभग लगभग सारी चीज़ें सेम ही थी। तो ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल ही है, ये भी टैक्सेबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो सेम ही था इसके अंदर। इसके अंदर मैं अगर मन से बनाना चाहूँ तो वो हो सकता है कि बिजनेस सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, तो ये हो जाएगा नॉट टैक्सेबल। भले सेटअप इन इंडिया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता नॉन रेजिडेंट के लिए।
और यहीं पे अगर वो होता RNOR होता तो इसके लिए ये बन जाता टैक्सेबल। एक सेकंड, वन नोट बंद हो गया। हाँ, पर बंद हो गया। उसके लिए ये बन जाता टैक्सेबल अगर ये होता NR नॉट टैक्सेबल, RNOR टैक्सेबल। बस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये फर्क करता है, वरना तो ये सेम ही होता है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज टोटल इनकम। और इसके साथ में अपना मतलब पास होने से भी अपने बहुत ऊपर आ चुके हैं। इसमें अपना पीजीबीपी भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश बाय मिस्टर एक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इतना कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। मैंने बोले बहुत अच्छी बात, अभी कर देंगे, कोई बड़े अपने बोले बड़ी बात थोड़ी है कुछ। तो ये मेरे को बोलता है कि आपने कुछ परचेजेस किए है, मतलब ये अपन को क्या दिया हुआ, ये अपन को दिया हुआ P&L अकाउंट किसी बिजनेस का। इसमें अपन को देखना है कि कौन से खर्चे मेरे लिए अलाउड होने चाहिए, कौन से डिसअलाउड होने चाहिए, और कौन से दूसरे दूसरे हेड में जाने चाहिए। तो आओ देखते हैं, पहले खर्चों पे नजर डालते हैं। पहले एक्चुअली अपन को पता है क्या, अपन को पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए हमेशा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जब ऊपर जाएंगे तो अपने लिए और अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन इज 36,000। मतलब भाई डेप्रिसिएशन जब भी आएगा अपन को दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, बोनस टू स्टाफ इज पेड एज फॉलोज 2023, 2024, 2024, 1 अगस्त 2024। और डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इज इतना, तो मतलब ये होगा डिसअलाउड। भाई ये प्रोविजन है पीजीबीपी का कि अगर आप अपने स्टाफ को बोनस देते हैं तो आपको बोनस पे करना होता है, मतलब आपको बोनस आपको देना ही है, उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। और कब तक पहुंच जाना चाहिए, मैंने बोला ड्यू डेट से पहले। 31 जुलाई यहाँ पे दी हुई है ड्यू डेट, तो ये ड्यू डेट से पहले आपको पे कर देना चाहिए। और आपने पे कब किया है, 1 अगस्त को, तो ये होगा डिसअलाउड। बाकी है दोनों अलाउड, क्यों, क्योंकि ये 30 को दिया था और ड्यू डेट 31 की थी, तो ये भी अलाउड है और ये डिसअलाउड है। ठीक है, और अब अपने आते हैं ऑडिट फीस इज पेड थ्रू बियर चेक। अरे भाई गलती कर दी ना, इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी के अंदर आपके जितने भी पेमेंट करनी होती है उसकी लिमिट दी हुई है 10,000 रुपीज, पेड टू सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे फॉर सिंगल बिल, मैक्सिमम लिमिट 10,000 और 30,000 रुपये इन केस ऑफ जीटीए। ये एक रूल दिया हुआ है कि भैया आप एक पर्सन को एक दिन में एक बिल के लिए, 1 डे 1 पर्सन 1 बिल, 10,000 रुपये से ज़्यादा आप कैश में नहीं दे सकते। ठीक है, पर इसमें लिखा है तो बैरर चेक से दे रहा है। तो बैरर चेक क्या होता है, बैरर चेक मतलब आपने बस एक चेक काट दिया और उस पर आपने अकाउंट पे ही नहीं किया, तो वो जो बैरर चेक होता है वो भी भाई एज गुड एज कैश ही होता है। अगर जैसे मैंने बैरर चेक में किसी का नाम लिख दिया, लेट सपोज मैंने ऋतुपन का नाम लिख दिया बैरर चेक पे, सिर्फ ऋतुपन, और अकाउंट पे ही नहीं किया, तो अकाउंट पे ही नहीं करने से क्या होता है, ऋतुपन अगर बैंक जाता है वो अपनी आधार कार्ड दिखाता है कि हाँ मेरे नाम ऋतुपन है, ये रहा चेक, मेरे को कैश दे दो, वो उसको कैश मिल जाएगा। उसने अकाउंट में भी अपना कैश, मतलब अपना चेक अकाउंट में भी नहीं डाला, पर उसको कैश मिल जाएगा मेरे उस चेक से। क्यों, क्योंकि वो बैरर चेक था, जो वहाँ पे लेके जाएगा अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेगा, उसको कैश दे दिया जाएगा। तो वो बैरर चेक से पेमेंट मतलब एज गुड एज कैश। तो अगर ये 10,000 रुपये से कम हुआ तब तो ठीक है, मैं इसको मान लूंगा। अगर ये 10,000 रुपये से ज़्यादा हुआ, ये होगा डिसअलाउड। और इसके अंदर एक प्रोविजन होता है, अगर आपने जीटीए बोले तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नहीं, हाँ ये होता है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब कोई आपका लॉजिस्टिक्स वाला है कि मतलब जैसे समझ कोई वो है लक्ष्मी हॉलीडेज ट्रेवल्स है, फिर कोई अपना वो है जिंग बस है, मतलब ऐसा कोई जीटी है, गुड्स एंड ट्रेवल एजेंट है, उसको आपने 30,000 रुपये तक कैश दे सकते हैं, ये अलाउड है। ठीक है, तो ऑडिट फीस दी है तो मतलब किसी सीए को दी होगी, तो वो जीटीए तो नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ 10,000 रुपये ही अलाउड होंगे। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा दिया है तो डिसअलाउड, अगर 10,000 से कम दिया तो ठीक है। अब ये बोलते हैं इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, उसमें 500 रुपये इंटरेस्ट के हैं, तो ये टैक्सेबल होगा IFOS में। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि इसने कंट्रीब्यूशन दिया है 25,000 रुपये टुवर्ड PPF, मतलब इसका मतलब होता है 80C का डिडक्शन। अब आओ खोपड़ियों ऊपर लगाते हैं दिमाग। क्या मैंने मतलब बिजनेस के लिए कुछ परचेजेस किए, क्या ये अलाउड होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए तभी तो धंधा चलेगा। ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस की मैंने अलाउड होनी चाहिए। ऑडिट फीस मैंने बोला स्टार मार्क, 10,000 या 10,000 से कम हुआ तो अलाउड, अगर नहीं उससे ज़्यादा हुआ तो डिसअलाउड। 10,000 है भाई, बच गए, अलाउड है भाई, अलाउड है, स्मार्टली आपने काम किया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड पीजीपीपी में
तो घर के खर्चे तुम दुकान से दे रहे हो, क्या ये अलाउड होना चाहिए? मैंने बोला नहीं। अब डेप्रिसिएशन, मैंने बोला स्टार मार्क, डेप्रिसिएशन आपने लिया है 34,000 रुपीज़ का, पर इनकम टैक्स आपको कहते हैं कि आप 36,000 का लें, तो आप क्या करेंगे? आप एक सेकंड यार, आप क्या करेंगे? इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई मेरे लिए खर्चा है 36,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि भाई इनकम टैक्स बोल रहा है। निर्मला दीदी बोल रही है कि तू भाई ज्यादा खर्चा ले, तो ले लेंगे, मना थोड़ी करेंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ मतलब आरपीएफ ये अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोनस, हाँ बोनस के अंदर इसमें 5,000 रुपए डिसअलाउड थे, तो बाकी के 15 क्या होंगे? मैंने बोला अलाउ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते, तो इसको आप भूल जाइए। और डोनेशंस टू नेशनल डिफेंस फंड, ये आपको अलाउड नहीं होता है पीजीबीपी से करना, दिस इज नॉट अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज ओन लाइफ, भाई प्रोप्राइटर अपने खुद की जान के लिए पैसा दे रहा है, बट ये आपके खुद के खर्चे हैं, पीजीबीपी के नहीं, तो इसका आपको डिडक्शन तो मिलेगा, बट किसमें? टोटल इनकम में, और ये पीजीबीपी से तो डिसअलाउड ही है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इट इज अलाउड, प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स इट इज नॉट अलाउड। आपके बेड डेट्स का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट बेड डेट्स लाइए, उसको माइनस कर दीजिए, प्रोविजंस पे हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इनकम कौन सी अलाउड हो सकती है, कौन सी डिसअलाउड हो सकती है। मैंने बोला बेड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर अलाउड, मतलब पहले मेरे को उसके खर्चे का डिडक्शन मिल गया था, अब मैंने बेड डेट्स को रिकवर कर लिया है, तो ये मेरी होगी इनकम, अलाउड है। ग्रॉस टर्नओवर मतलब मेरी टोटल सेल्स, ये तो अलाउड ही होगा। और कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तुमने पहले मेरे खर्चे मना किए, तो अब मेरी इनकम भी तुम ये नहीं मान सकते, तो दिस इज नॉट एन एनी इनकम, ये कोई इनकम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तुमने माना नहीं कि मैंने कस्टम ड्यूटी दी और तुमने उसका डिडक्शन भी नहीं दिया। अब अगर मेरे को उसका रिफंड मिलता है, तुम इसको इनकम भी नहीं मान सकते, उस पर टैक्स भी नहीं लगा सकते। पहले तुमने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस सीधी बात है। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, भैया आईएफओएस, ये क्या कर रहे हो आप? एक सेकंड रुक। अ, हाँ, ये आप भाई गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, ये आईएफओएस की चीज़ है भैया, ये आईएफओएस की चीज़ आप दुकान में क्यों लेकर आ गए? बोले नहीं, ये आपके लिए इनकम नहीं है, पर ये आईएफओएस में जाएगा। पर ये 50,000 से कम है, तो ये भी हो गया एग्जाम्प्ट, तो इसका भी अपन को कुछ नहीं करना। गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, भाई माँ बाप से, भाई माँ बाप से मिला है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ये भी आईएफओएस है, बट आईएफओएस में भी ये एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि भाई माँ बाप से मिला है, रिलेटिव से जो भी पैसा मिलता है वो सब होता है एग्जाम्प्ट। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, भैया ये है आईएफओएस की इनकम, ये मेरा बिजनेस थोड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा तो परचेज सेल का कुछ तो भी काम था ना, मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कमा रहा हूँ, ये तो आईएफओएस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स का रिफंड मिलना कोई इनकम नहीं होती है, ये गलत बात है। पर मेरे को इनकम टैक्स वालों ने 500 रुपये का वो दिया था इंटरेस्ट, तो ये भी क्या है, ये होगा 500 रुपये का आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? इंटरेस्ट मिला है ना, इंटरेस्ट तो आपको नहीं कमाना चाहिए था, इनकम टैक्स आपने कमाया है, तो वो आपके लिए होगा आईएफओएस। तो अब अपन को क्या करना होता है, अपन को बस एक सिंपल से ऐसे बनाना होता है स्ट्रक्चर, कि इसमें लिखते हैं अपने कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि टोटल अपन को यहाँ पे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है, कि पहले मेरे लिए नेट प्रॉफिट कितना था। मैंने बोला नेट प्रॉफिट, ये मेरे लिए था 3,28,000 रुपीज़ का, ये मेरे लिए था नेट प्रॉफिट। अब मेरे को इसमें से क्या करना होता है, जो जो मेरे खर्चे अलाउड नहीं थे और मैंने लिए हैं, उसको मेरे को वापस करना पड़ेगा ऐड बैक। क्यों? क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट्स कम की होगी, अब मेरे को मेरे प्रॉफिट्स को वापस बढ़ाना है। नहीं, पीजीबीपी भाई मतलब ऐसा भी आता है, दिस इज वन पार्ट ऑफ पीजीबीपी, और पीजीबीपी में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं अभी थ्योरी नहीं करा रहा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो अब मेरे को नेट प्रॉफिट में वापस चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने भाई गलत वो ले लिए डिडक्शंस। अगर मतलब ये यहाँ पे अगर ये डेबिट साइड में मेरी चीज़ें है, अगर ये नहीं होती तो मेरा प्रॉफिट क्या था, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आता। और यहाँ पे मैंने बोला कुछ चीज़ें अलाउड है, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, तो अलाउड है उसको ऐसे छोड़ दो, वो तो आनी चाहिए था। और जो चीज़ें मना है, क्रॉस है, अब वो क्रॉस को आप क्या कर दो, वापस लेस ऐड कर दो, ताकि आपकी इनकम वापस बढ़ जाए। मैंने बोला हाउस होल्ड इनकम 3,000 रुपये ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम सॉरी एक्सपेंसेस, माई बैड, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 रुपये।
ये मैंने कर दिया। अब मैंने बोला डेप्रिसिएशन को एक बार छोड़ना। डेप्रिसिएशन क्यों छोड़ना? क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो मैंने कम लिया है। ये मेरे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट को कम करेगा। ये मैं अपने बाद में देखते हैं। अब मैंने बोला बोनस, बोनस 5000 था, डिसअलाउड। तो आओ ऐड करो वापस जो आपने गलती से ले लिया किसी का पैसा। ये लिख दिया मैंने 5000 रुपये। अब उसके बाद में मैंने बोला भैया ये दो चीज़ें आपके लिए अलाउड नहीं थी। कैसी? डोनेशन टू डिफेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड डोनेशंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड LIC ऑफ प्रोप्राइटर। वो अमाउंट देख लेते हैं कितना था। अमाउंट था 2000 और 20,000। 2000 और 20,000। अब प्रोविजंस फॉर बेड डेट आप नहीं बना सकते थे, आपने बना लिया, कोई बात नहीं, आपकी गलती माफ है भाई। ऐड प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स 12,000 रुपये। ठीक है। अब क्या करना? अब अपन को करना है लेस, कि ऐसे कुछ इनकम्स अपन ने ले लिया है या फिर अपन ने ऐसे कुछ खर्चे वो ले लिए हैं जो अपन को और कम करनी है नेट प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं पर वो बढ़नी नहीं चाहिए उससे। जैसे मैंने बोला ये एक्सपेंसेस थे, ये मैंने कम लिए थे। एक्सपेंसेस कम लेने से क्या हुआ? मेरी इनकम बढ़ रही थी। अब मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं 2000 रुपये से, तो मैं क्या करूँगा? अपने नेट प्रॉफिट को कम करूँगा। मैंने यहाँ पे लेस के सेक्शन में गया, यहाँ पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 2000। क्यों? क्योंकि भाई 34,000 तो ऑलरेडी चार्ज था, अब मेरे को 36 करना है। अब इसमें क्या हो सकता था? तुम यहाँ पे लिखते हैं ऐड सेक्शन में 34 और लेस सेक्शन में 36। अरे यार पेन को, लेस सेक्शन में 36 ऐसा भी लिख सकते थे। मैंने इन दोनों का नेट ऑफ लिखा है 2000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे और लेस लिखते हैं। और लेस क्या लिखूंगा? मैंने बोला भाई मैंने कुछ तो भी इनकम भाई गलत गलत लिखती है, वो गलत गलत इनकम को मैं ठीक करता हूँ। कैसे? मैंने बोला 4000 रुपये, ये मेरी कोई इनकम नहीं थी, ये मैंने गलती कर दी। ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है। अब इन सब चीज़ों को माइनस करना है। 4 12 25 5 2, 4 12 25 कस्टम ड्यूटी लेस फ्रेंड गिफ्ट लेस मेरे लिए 25,000 क्या थे? मैंने बोला पेरेंट्स गिफ्ट। और फिर लेस 5,000 क्या थे? पता नहीं भाई, देखूंगा, भूल गया। लेस 2000 रुपये क्या थे? 2000 थे गिफ्ट, वो इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है। ये थे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है। नहीं मेरे लिए 5,000। अब मैं बनाऊंगा अपना नेट PGBP इनकम। ये मेरे लिए बनेगी नेट प्रॉफिट असली वाला, जो भाई इनकम टैक्स कहता है कि आपका यही है। तो आओ, अभी तक अगर जिंदा हो तो आगे बढ़ो मेरे साथ। 3,28,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 माइनस 2,000 रुपये माइनस 4,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये माइनस 25,000 रुपये माइनस 5,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये। नेट मेरी PGP की इनकम आई है 3,20,000 रुपये। अब आओ मेरे लाल पीलो हरे नीलो, यहाँ पे लिखो इनकम फ्रॉम PGBP 3,20,000 रुपये। IFOS से क्या क्या? मैंने बोला कुछ सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड।
ये थे मेरे लिए 500 रुपये, ये थे मेरे लिए 5000 रुपये। इनको मैंने कर दिया ऐड, ये मेरे लिए बन गई ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से मेरे को कुछ डिडक्शन लेनी है, लेस डिडक्शंस। मैंने बोला अंडर सेक्शन 80C कितनी, एक तो मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा था वो, और एक मैंने कुछ एलआईसी भरी थी वो। ठीक है, ये मेरे लिए आएगी डिडक्शन में। और मेरे को भी मतलब एक बार वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर मैंने नेशनल डिफेंस फंड में अगर कुछ डोनेट किया तो उसका क्या होता है, क्या मेरे को उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को भी याद नहीं है। मैं देख के बताता हूँ, एक सेकंड ना। तो अपने इतना तो लिख लेते हैं जितना अपन को आता है। मैं ये 20,000 रुपये डिडक्शन में जाएंगे, और ये 25,000 भी जाएंगे। तो 25,000 प्लस 20,000 कितने हुए, 45,000। ये 45,000 यहाँ पे होंगे डिडक्शन में। और एक बार इसको अपने देख लेते हैं ऊपर वाला कैलकुलेट करके। 3,20,000 प्लस 5,000 प्लस 500 माइनस, अभी मैं देख लेता हूँ कि अगर नेशनल डिफेंस फंड में अगर कोई डोनेट करता है तो उसका क्या होता है। हाँ, अलाउड होता है डिडक्शन पूरा 100% के लिए, वो भी 80G में। बस अपन को एक कन्फ्यूजन थी, वो दूर हो गई। अब अपने इसको भी लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने 2,000 रुपये डोनेट किए थे, तो आओ 2,000 रुपये का डिडक्शन ले लेते हैं। कि यहाँ पे मैंने लिखा लेस अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 100% अलाउड। तो ये पूरे 2,000 के 2,000 मेरे और डिडक्शन में गए। अब मेरे पास आ गई टोटल इनकम। ये मेरी आई टोटल इनकम। अब इस पे करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो आज तुम ये भी सीख कर जाओ। मैंने बोला 275 और 278,500 इज माई इनकम। फर्स्ट लेस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 2,50,000। फिर बचती 78,500। इसके ऊपर अपना लगता है, हाँ हाँ, 28,500। इस पे अपना लगेगा 5% का टैक्स। तो इस पे कितना आएगा, 28,500 का 5%। मैंने बोला 1425, बट मैंने बोला वेट अ सेकेंड, आई हैव अ रिबेट अंडर 87A। रिबेट आएगा मेरे पास पूरे का पूरा 1425 का, और मेरे लिए टैक्स लायबिलिटी होगी 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई टोटल इनकम मेरी है यहाँ पे 5 लाख रुपीज से कम। और मेरे को टैक्स मतलब जो मिलता है, मेरे को रिबेट मिल सकता है, वो मेरे को मिल सकता है एक्चुअल और 12,500 का, जो भी लोअर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल का ले लिया बस। मेरी तरफ से अब अपने लिए मतलब सब कुछ अपना ख़त्म होता है। मैंने सब कुछ करवाया, मतलब मैंने तुमको मैंने क्लबिंग का भी एक सेट ऑफ मतलब एक वो दिखा दिया, एक प्रोविज़न। मैंने तुम लोग को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी दिखा दिया, डिडक्शन लेने भी दिखा दिए, टोटल इनकम के क्वेश्चन हो गए। पाँचों के पाँचों हेड हो गए अपने। अपन का सैलरी, एचपी, सीजी, अपना आईएफओएस, और अपना पीजीबीपी, ये भी हो गया अपने लिए। ये भी सब कुछ पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, अब किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो।